वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कि कैसे इस वक्त देश में एक अजीब सी समस्या आ गई है। मामला शुरू हुआ है कर्नाटक से, जहां पर 13,000 वेंडर्स को नोटिस गए कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। और ये डेटा निकला कहां से कि वो 40 लाख की लिमिट आप पार करते हैं कारोबार में, आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन इतने हैं। और देखते देखते बहुत सारे लोगों ने यूपीआई लेने से इनकार कर दिया और यहां पर फिर से डिजिटल ट्रांजैक्शन कैश की तरफ लौटे हैं। नाउ मनीष साहब, अब ये एक थोड़ी सी उलझी हुई सी समस्या है। इसके दोनों पहलू, एक तरफ है जीएसटी कर टैक्सेशन और दूसरी तरफ है यूपीआई का एक्सेप्टेंस। आपको इसका हल कहां दिख रहा है? आपने राजू साहब की भी बात सुनी और आपने अभी खंडेलवाल साहब की भी बात सुनी। देखिए, पहली बात यह है कि मैं समझता हूं कि किसी भी हालत में हमें पैनिक करके यूपीआई को नहीं एक्सेप्ट करने का फैसला वगैरह किसी ट्रेडर को नहीं करना चाहिए। इसमें अगर एक्शन स्टेप्स आप देखते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि सारे ट्रेडिंग कम्युनिटी को जीएसटी के ऊपर अच्छी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको अच्छी तरीके से एजुकेट करें। क्योंकि बहुत से लोग रहेंगे जो उनकी जो ट्रेडिंग है, उनकी जो इनकम है, वो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट से अराइज होती है। और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट से अगर वो ट्रेडिंग अराइज होती है, उनको सिर्फ उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि हमने क्या खरीदा और हमने क्या बेचा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें और कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि काफी यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हैं वो शायद सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं है, वो बिक्री के लिए नहीं है। अगर मुझे आपको कुछ पैसे भेजने हैं किसी वजह से, नॉट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, वो भी मैं यूपीआई से कर सकता हूं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसका कोई अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है, उनको भी इसमें से निकालना पड़ेगा। ये सब करने के बाद में अगर जीएसटी की जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर है गुड्स के विक्रेता के केस में, या सर्विस प्रोवाइडर के केस में 20 लाख से ज्यादा है, तो ही जीएसटी की पेमेंट की क्वेश्चन आती है। अगर वो नहीं होती है, अगर ये टेस्ट में फेल हो जाती है, तो जीएसटी के ऊपर कोई समस्या नहीं है। पर अगर पर स्मॉल वेंडर्स हैं, उनको तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो काफी बड़ा है। 40 यहाँ लाख पे का मनी मतलब साहब, है मोर देन 3 लाख पर मंथ। एक छोटा सा सवाल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन जो खंडेलवाल साहब ने कहा कि डिपार्टमेंट को भी थोड़ा देखना होगा कि वो नोटिसेस भेजते समय किस हिसाब से, तो अब ये ओनस हम किसके ऊपर डालें? मतलब मुझे याद आ रहा है वो सब्जी वाला या वो कोई भी फ्रूट वाला, जिससे मैं रोज कुछ 50-60 रुपए का फ्रूट ले लेता हूं या 100-200 रुपए की सब्जी ले लेता हूं। अब वो वेंडर, मुझे लगता तो नहीं है कि वो इतना कुछ समझता जानता होगा। वो अपने उसी अकाउंट में अपने किसी भाई बंधु से पैसे लेता है, उसको देता है, उसी में वो मेरे पैसे भी ले लेता है। शायद उसको इतना अंदाजा ही नहीं है इन सब चीजों का। और अब ये कौन करेगा? या वो करे साबित, या फिर डिपार्टमेंट को पहले से उस चीज को समझ के उस हिसाब से नोटिस भेजना होगा? इसका क्या समाधान होगा सर? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर यहां पर क्या है कि नोटिस है फर्स्ट स्टेज उनको जानकारी लेने की। ओके। नोटिस में कहीं लिखा नहीं रहता है कि आपकी लाइबिलिटी इतनी है या आपको इतने पैसे भरने हैं। वो सिर्फ शुरुआत है उनके इंक्वायरी प्रोसेस की। और अगर उन्होंने कुछ वेंडर से ये जानकारी हासिल कर ली कि वो सब्जी के विक्रेता हैं या फल के विक्रेता हैं, तो वो इमीडिएटली नोटिस को ड्रॉप कर देंगे, वो नोटिस अबैंडन हो जाएगी। और अगले दौरान उन वेंडर्स को तो नोटिस आएगी ही नहीं। पर उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है जीएसटी एविडेंस को ट्रैक करने के लिए। क्योंकि जबकि बहुत से ट्रेडर्स हैं जो शायद जीएसटी के दायरे के अंतर्गत आ ही नहीं सकते, कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो इंक्वायरी के बाद में जीएसटी के दायरे में आना चाहेंगे, जिनको जीएसटी भरना है, जिन्होंने आज तक जीएसटी भरा नहीं है। ये जो उन्होंने नोटिस इश्यू किया है, ये डिटरमिन करने के लिए है। आपने जैसे बताया 13,000 जो नोटिस गए हैं, वो 13,000 में से अगर 12,500 एग्जाम कैटेगरी के हैं तो वो तो हम्म। निकल जाएंगे। वो दो हम्म। महीने में वो नोटिस क्वॉश हो जाएगी। पर बाकी जो 300-400 लोग हैं जिनको जीएसटी भरने की जरूरत है, उनके ऊपर शायद वो कार्रवाई करना चाहेंगे। जी, तो खंडेलवाल साहब, क्योंकि आप सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, क्या हम ये उम्मीद करें कि इसमें, जैसा आपने कहा ना, डिपार्टमेंट को भी थोड़ा यहाँ पर वो एक लेना पड़ेगा, वरना क्योंकि इसके फॉल आउट बड़े हैं। देखिए, टैक्स की नोटिस आ जाए तो ही आदमी घबरा जाता है, और फिर जैसा मैंने कहा कि उसमें से कई दुकानदार ऐसे हैं जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इन चीजों का, वो सीधा एक ही चीज पे जंप करेंगे कि वो यूपीआई एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। देखिए, मैंने कहा कि इसके लिए डिपार्टमेंट को सबसे पहले अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहिए। और अवेयरनेस ड्राइव के लिए जो हमारी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनके साथ मिलकर के काम करना चाहिए, तो बहुत सारी समस्याएं तो उसी लेवल पर ठीक हो जाएंगी। आज सही है कि अभी भी लोगों को नहीं पता
जो कि इसमें जीएसटी में लीगल पोजीशन क्या है, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, कौन से 12 में है, कौन से 5 में है। बहुत सारे आइटम्स में टैक्स का ओवरलैपिंग भी है, एक स्टेट में उस पर 12% है तो दूसरे में कुछ और टैक्स लगता है। तो अवेयरनेस के अगर हो जाए, दूसरा डिपार्टमेंट थोड़ा कॉशियस रहे नोटिस भेजने पर, तो ये मामला सुलझ सकता है। और जैसा मनी साहब ने कहा, इस पर एकदम से यू एंड क्राई करने की जरूरत नहीं है। इस इशू को बैठ के ट्रेड के साथ बैठ करके इस इशू को बहुत आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। और डिजिटल पेमेंट तो हकीकत है, उससे बचना मुश्किल है, तो इसलिए सबको डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट भी करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ठीक है खंडेलवाल साहब, चूंकि आप प्रतिनिधि भी हैं संसद के और उस पार्टी से हैं जो इस वक्त सत्ता में, और साथ में आप ट्रेड एसोसिएशन के भी प्रतिनिधि हैं, हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप ये बात आगे तक पहुंचाएं ताकि समस्या का थोड़ा निराकरण आए। नहीं तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ये इसके फॉल आउट थोड़े अजीब हो जाएंगे, वो बहुत कुछ होगा, सही है गलत वो तो बात की बात है, लेकिन जो क्विक नीजक रिएक्शंस आ गए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट बंद हो गई या व्यापारी को समझ ही नहीं आया, वो ज़रूरी है। तो उसका एक तरीका होना चाहिए रादर देन कि ये इस तरीके से चीज़ें हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनी साहब, खंडेलवाल साहब और नागराजू साहब। ये बहुत अच्छी उपयोगी चर्चा रही और मुझे लगता है कि जल्द ही इसका कोई निराकरण भी होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।